बच्चों, मेरे चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक जो कविता है वो आत्मकथा है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम देखेंगे इनके अभ्यास क्वेश्चन। ये जो चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम बाद में देखेंगे। चलो हम पहले ही खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं और निकालते हैं इनमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं और जो परीक्षा में हमारे कौन कौन से आ सकते हैं। पेपर बनाने वाला जो है वो कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। तो चलो हम लगाते हैं अपना दिमाग। तो यहाँ पर तो बच्चों जैसे कवि का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, और इसका निधन कब हुआ, और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के वे कवि थे। कौन सी प्रवृत्ति के थे? छायावादी काव्य प्रवृत्ति के। और इसमें से देखो ये जो काव्य कृतियाँ हैं ये भी इसकी इम्पोर्टेंट है और इनके जो ये नाम है ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें और इसके जो ये कमानी है उसमें कौन सा प्रसाद जो मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है, इससे ये जो प्राइज का नाम याद रखना है आपको। और कौन सी कृति पर मिला है? कामायनी पर। और इसके जो ये नाटक हैं नाटकों के नाम याद रखने हैं, और ये उपन्यास के नाम याद रखने हैं, और कहानी संग्रह ये आपको नाम याद रखने हैं। और जो कवि परिचय यहाँ पर दिया हुआ है वो आप अपनी बुक से अच्छे से ये याद रख लेना आप। और आगे देखो जो ये पाठ परिचय, कवि परिचय तो हो गया, और पाठ परिचय है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये कविता है, ये जो कौन सी कवि की कविता है, या ये नाम की जो कविता है ये कौन सी शैली की है, कौन से काल की है, और ये कब और किस विशेषांक में छपी थी। तो ये 1932 में हंस जो प्रेमचंद जी की है पत्रिका उसके आत्मकथा विशेषांक में छपी थी। और थोड़ी उसकी जो भाषा है शैली है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन जो पेपर बनाने वाला है वो उठा सकता है। तो ये इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अब ये जो कविता है उसकी हर एक पंक्ति में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बच्चों देखो पहले जो ये कविता है इस कविता का नाम है आत्मकथा। तो ये कौन से कवि की कविता है ये आपको याद होना चाहिए। और मैंने बताया था कौन से काल की है, आधुनिक काल की छायावादी प्रवृत्ति की ये कविता है। इस कविता को कवि ने क्यों लिखा, कवि का क्या भाव था इसमें, कवि क्या समझाना चाह रहा, ऐसी बातें हमें अपने ध्यान में होने चाहिए। तो चलो ये पढ़ते हैं इनकी ये पंक्तियाँ कविता की और निकालते हैं इसमें से क्वेश्चन और साथ ही आंसर भी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह बनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह है कागर रीति। तो देखो बच्चों यहाँ पहले हम ये इतनी पंक्तियों के पाँच छह पंक्तियों के जो इसमें क्वेश्चन हैं कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों ऐसा करने से हम खुद अगर क्वेश्चन बनाएंगे, खुद उसमें से ये दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और उसका कौन सा उत्तर यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ऐसा करने से हमें एग्ज़ाम में जो पढ़ते हैं तो आसानी से हमें याद हो जाता है और लंबे टाइम तक ये चीज़ें हमें याद रहती है। परीक्षा में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी प्रैक्टिस आप किया करो। तो देखो यहाँ पर मधुप है, इसका अर्थ तो भंवरा है ही, और मन का प्रतीक कवि यहाँ पर माना है मधुप को। और गुनगुना कर कह जाता कौन सी कहानी कह रहा, वो अपनी आत्मकथा ही सुना रहा है। कवि का मतलब है ये गुनगुना कर अपनी आत्मकथा ही सुना रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां हैं, इनसे कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो जीवन की नश्वरता प्रकट की है कवि ने, और जीवन को नश्वर माना है कि एक दिन जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो देखो आगे, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर अनंत नीलिमा का मतलब यहाँ पर है जो असीमित आसमान के नीचे
सृष्टि में असंख्य जीवन इतिहास का कवि यहाँ पर क्या अर्थ है कवि का? जो लोग असंख्य बहुत सारे लोग हैं वो जीवन इतिहास आत्मकथा जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पर संकेत किया है। ये लोग करते ही रहते व्यंग्य मलिन उपहास। तो कवि है वहाँ पर, यहाँ पर व्यंग्य मलिन उपहास से करने वाले कौन हैं, किसको बता रहे हैं? जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं और लिख कर जो प्रकाशित करते हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो वो उपहास का पात्र ही बनते हैं और इसलिए उसे व्यंग्य मलिन उपहास से का यहाँ पर संज्ञा दी है। और तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, ये बात है वो कवि किसको कह रहा है? अपने मित्रों को। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। तो गागर का मतलब मटका, रीति मतलब खाली। तो कवि है वह अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर रहा है। क्यों? वह अपने जीवन को खाली गगरी बता रहा है। तो अपने जीवन को खाली गगरी बताने का कवि को यहाँ पर क्या मतलब है, क्या आशय, ये पूछ सकता है। तो गगरी तो जब तभी महत्वपूर्ण होती जब उसमें जल होता है और रीति गागर है वह कोई उपयोगी नहीं होती। कवि के अनुसार उसका जीवन खाली गगरी के समान महत्वहीन बता रहे हैं। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा कोई उल्लेखनीय जो नहीं है जिसे वह आत्मकथा के माध्यम से लोगों को बताए। यही बात यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, हमने निकाले हैं और इनके आंसर भी हमने ढूंढ लिए हैं। तो और बाकी देखो यहाँ पर जैसे इसकी पंक्तियों में कोई अलंकार है, किस भाषा कैसी भाषा है और कौन सी शैली में लिखी गई है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो भाषा तो देखो खड़ी बोली है और संस्कृत खड़ी बोली है और जो शैली है वो शैली प्रतीकात्मक है, यानी प्रतीक रूप में चीज़ों को बताया गया है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। संकेतात्मक, प्रतीकात्मक और जो है अपनी अभिव्यक्ति पर जो भाषा वो है। और छायावादी शैली काव्य प्रवृत्ति में लिखी गई हैं। और जो यहाँ पर जो अलंकार की बात कहें तो देखो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, कह की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही। और मुरझा कर गिर मधुप, ये प्रतीकात्मक बात है, मतलब प्रतीक रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। और मधुप गुनगुनाना, मधुप का गुनगुनाना यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो देखो बच्चों मानवीकरण जो अलंकार होता है वो तो हम फिर डिटेल में फिर पढ़ेंगे, तब अलंकार पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि जो मानवीकरण अलंकार होता है वह क्या होता है, इसका थोड़ी परिभाषा के रूप में बता देती हूँ आपको। जैसे काव्य में जहाँ अमानवीय वस्तुएं होती हैं, जैसे कोई नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, लता पत्तियाँ, कुछ भी, वो उस पर मानवीय गुण या क्रियाओं या स्वभाव का आरोप किया जाता है या उन्हें मानवीय व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है। क्या? मानव के अलावा जो अमानवीय वस्तुएं होती हैं उन पर मानवीय व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं और भंवरा है वो गीत गा रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले भरने वाले, यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन्हें बातों की। तो जो कवि इस कविता में देखो कौन कौन से क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो अब हम इतने के वो देख लेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, इन जो हर एक पंक्ति का भाव तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि इसमें निहित भाव क्या है, वो तो कवि पूछ मतलब जो एग्ज़ाम में ये तो आ सकता है। आपको कोई भी पंक्ति उठा के दे देंगे और उसका आशय पूछ लेंगे, उसमें क्या भाव छुपा है ये पूछ लेंगे, कवि क्या कहना चाहता है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पूरी कविता का जो भावार्थ है हर एक पंक्ति का, वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो इसके अलावा जो है वहाँ पर देखो
विडंबना, जो कवि ने विडंबना किसे कहा है और क्यों कहा है, उसके मधुर क्षण कौन से हैं, अपने जीवन के आनंदमय क्षणों का वर्णन क्यों नहीं करना चाहता, कवि इसके गाथा गाने में स्वयं को असमर्थ क्यों बता रहा है, और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं वाली पंक्ति में वह कथन के रूप में कवि क्या कहना चाह रहा है। जो सरलते सरलते किसका संबोधन है, ये कवि यहाँ पर कर रहा है, किसके लिए संबोधन कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो भाषा है, अलंकार है, शैली है, वो किसने इसमें बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर विडंबना किसे कहा है कवि ने। कवि ने यहाँ पर विडंबना इसी चीज़ को कहा है कि वे अपने भूले और ठगे जाने के बारे में अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उसकी सरलता और सीधेपन की हंसी उड़ेगी। अतः वह अपनी सरलता और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, और इसको एक विडंबना ही मानता है कि वह नहीं चाहता है कि उसकी सरलता का मजाक उड़े। अगर वह आत्मकथा लिख भी दे और ये सारी बुराइयां लिख भी दे तो एक मेरे जीवन का दुर्भाग्य ही होगा। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो ये वो कवि यहाँ पर कई क्वेश्चन है बन रहे हैं। और देखो सरलते किसका संबोधन है, सरलते अपने जीवन की सादगी की तरफ इशारा कर रहा है, और कवि सरलता के लिए संबोधन है अपने जीवन के लिए कर रहा है, अपने सीधे साधे जो हृदयगत सरलता है उसके की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। और जो उज्ज्वल गाथा, यहाँ पर उज्ज्वल गाथा का क्या अर्थ है, अपने जो सुखपूर्ण जीवन के जो पल थे उसके लिए, और मधुर चांदनी रातों से भी यही तात्पर्य है, जो स्वर्णिम पल थे उसके लिए है। ठीक है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इसमें देखो ये इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। और भाषा है वो जो अलंकार है वह किंतु कहीं मेरा रस से हंसते होने वाले, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अलंकार तो मानवीकरण है ही, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ, अपने मन को कह रहा है कि मैं तेरी हंसी उड़ाऊँ, तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा। और बोली खड़ी बोली है ही, हिंदी खड़ी बोली है ही है इसमें। और आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक ये शैलियाँ है ही। और तो क्या है इसमें छायावादी जो काव्य प्रवृत्ति की कविता है ये आधुनिक काल की, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलो आगे की पंक्तियों में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। मिला कहाँ वह सुख जिसका सौपन देख जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ के देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इन पंक्तियों में। इनमें बन रहे हैं जैसे कवि को कौन सा सुख नहीं मिला, और कवि है वह अपनी जो अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, ये किसके लिए कह रहे हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं, इसका क्या आशय है, और जो और क्या है कि वो थका पथिक अपने आप को क्यों कह रहे हैं। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कविता में जो थका पथिक कौन है, कवि ने अपने पथ किसे बताया है, और थके हुए पथिक की पंथा जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसका क्या अभिप्राय है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, ये कवि का यहाँ पर क्या अभिप्राय है, कौन सी जो किस रचना शैली में हुआ है, यहाँ पर मतलब हर एक पंक्ति का मनोभाव पूछ सकते हैं। और अलंकार रस से और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि। तो यहाँ पर एक तो बन रहा है क्वेश्चन है कि कौन से सुख की बात कर रहा है। तो कवि जो है वह अपनी प्रिया को पाने का जो सपना देखा था वो अत्यंत ही मधुर और आकर्षित था, किंतु उसका एक सुख भरा सपना कभी भी सत्य नहीं हुआ, एक भी सत्य नहीं हुआ। उसे जब जब लगा कि सुख उसकी बाहों में आने वाला है तब तब वह उससे दूर होता चला गया, वह सुख को पाने की कल्पना ही करता रह गया और उसे कभी पा नहीं सका। ये यहाँ पर हास्य हो जाएगा इसका। और देखो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में क्या आशय है, वो अपनी जो प्रिया है पत्नी है उसकी सुंदरता का यहाँ पर बखान कर रहा है। और आलिंगन में आते आते आलिंगन में आते आते मुस्का के जो भाग गया,
इसका भाव सौंदर्य पूछ लेगा। और कवि ने स्वयं को थका हुआ पथिक क्यों कहा, ये देखो। तो कवि है वह अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए बिता कवि का जीवन उसने अपनी प्रिया के साथ जो चांदनी रातें हंसते खिलखिलाते हुए बिताई थी, उन मधुर स्मृतियों के सहारे वह अपनी जीवन यात्रा के पथ पर बढ़ रहा था। उसने अनेक ही मानसिक कष्ट उठाए और लोग उसकी भावनाओं से खेलते भी रहे, उसके साथ धोखा करते रहे। अब उसके जीवन में आशा और उत्साह नहीं रहा, वह संघर्ष करते करते थक चुका है। इस कारण कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं वे अपने स्वयं को एक थका हुआ पथिक कह रहे हैं। ठीक है। और कविता में जो थका पथिक कौन है, स्वयं कवि है ही। कवि ने अपना पथिक किसे बताया, तो ये आपको बार बार मैंने बता दिया है कि जो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए स्वर्णिम पल हैं, या उसकी ज़िंदगी में थोड़े जो सुख के पल आए थे, तो उनको यहाँ पर पाथ्य बताया है, सहारा बताया है। जीवन रूपी जो यात्रा है उसमें अपने जो पाथ्य के समान संबल आधार उन्होंने बताया है। ठीक है। और देखो, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, कंथा का मतलब यहाँ गुदड़ी होता है। तो यहाँ पर कवि का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है। कंथा का अर्थ देखो, गुदड़ी तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो निर्धन व्यक्तियों और विकसों का पहनावा भी से मानते हैं। तो कवि अपने जीवन को एक गुदड़ी जैसी दयनीय मानता है, क्योंकि वह दुर्बलताओं और जो असफलता है, जो धोखे उन्होंने खाए हैं, उनकी कहानी ही। वह नहीं चाहता है कि आत्मकथा के माध्यम से लोग उसकी खाली गगरी जैसे जीवन में जाके और उसके जीवन गुदड़ी की जो सिलाई है, सीवन है, उसको उधेड़ कर उसे व्यंग्य और उपहास का पात्र बनाए। तो देखो बच्चों, ये बनते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वे ऐसे ही जो पिछले पंक्तियों में हमने भाषा थी वो क्वेश्चन बन रहे थे, अलंकार रस ऐसे। तो ये कथात्मक शैली में तो है ही, और भाषा वही है जो खड़ी बोली। और अलंकार इसमें आलिंगन में आते आते मुस्का के जो भाग है, इसमें मानवीकरण अलंकार, ये याद रखना आपको। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। और रस देखें तो देखो, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में एक संयोग और वियोग होता है। तो वियोग श्रृंगार रस की विव्यंजना हुई है, क्योंकि उसके अपने हैं वो पिछुड़ गए हैं, उससे उनका वियोग हो गया है। संयोग तो पास रहना, और वियोग यानी दूर चले जाना। तो वो वियोग श्रृंगार रस की विव्यंजना इसमें की है। और सुहाग का अर्थ है यहाँ पर होता है सौभाग्य। ठीक है। तो आगे देखो, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी बोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा रखा है, तो प्रश्नात्मक शैली कह सकते हैं हम। तो छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं, इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें बन रहे हैं एक तो कि जो अपने जीवन को छोटा कहना कवि के किस चरित्र की विशेषता है। और जो जैसे आत्मकथा कविता में कवि प्रसाद जी हैं, वो महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ऐसे भी बन जाएगा। और बड़ी कथाएं आज कहूँ में कवि का क्या आशय है, वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखकर क्यों नहीं बता सकता, कवि ने ये क्यों कहा कि क्या ये अच्छा नहीं है औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि अपने मित्रों को अपनी आत्मकथा से परिचित कराना क्यों व्यर्थ समझते हैं। आत्मकथा सुनाने में प्रसाद जी की रुचि क्यों नहीं है, अभी समय भी नहीं है। कवि का क्या अभिप्राय है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में कवि का क्या आशय है। और इसके अलावा अलंकार भाषा ऐसे क्वेश्चन 4-5 पंक्तियों में बनते हैं। तो देखो, उसे छोटा कहना कवि की कौन से चरित्र की विशेषता है, तो उसकी विनम्र भाव की ये विशेषता कह सकते हैं हम। तो जो कवि है वो एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और कामायनी जैसा जो अमर महाकाव्य है, पूरे संसार में जो एक महत्वपूर्ण माने जाने वाले महाकाव्यों में इसे गिना जाता है।
तो ऐसी जो कृति है वो साहित्य को प्रदान इन्होंने की है, फिर भी अपने आप को एक छोटा बता रहे हैं। स्वयं को एक साधारण सा व्यक्ति कहना उसकी क्या है, विनम्रता, शालीनता, उसका अहंकार शून्यता होना, ये उसके चरित्र की प्रकाशित यहाँ पर हुई है। और अपनी दुर्बलताएं और असफलताओं को सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी उसकी महानता ही है, महानता का ही परिणाम है। ठीक है। और बड़ी कथाएं आज कहूँ उससे क्या है, छोटे जीवन की बड़ी कथाएं आज को, तो इससे क्या आसी, तो इससे यही आसी है कि जो अपने जीवन की आत्म जो कथा लिखते हैं उसको अपने जीवन में जो उपलब्धियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर लिखना और अपनी उपलब्धियों को बढ़ा बताकर उसका बखान करना। अपने विनम्र और सरल स्वभाव के कारण वह ऐसा करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो ये यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं। और कवि ने यह क्यों कहा कि क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता रहूं, तो कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मकथा पढ़ करे, मेरी आत्मकथा पढ़कर उसकी कमजोरी तथा असफलताओं को लोग जान लेंगे, फिर वे उसकी हंसी उड़ाएंगे। कवि नहीं चाहता कि वे अपने मित्र हैं, जो परिचित हैं, वो आदि की हंसी का पात्र बने। अतः वह आत्मकथा न लिखकर दूसरों की कही हुई बातों को चुपचाप सुनना चाहता है। ठीक है। और देखो अपने आत्मकथा से क्यों परिचित नहीं कराना चाह रहा था मित्रों से, कि कवि का मानना है कि जो उसकी आत्मकथा पढ़कर उनके मित्र निराश हो जाएंगे और अपने आप को अपराध बोध उसे होगा। उसके सरल और सीधे सच्चे जीवन की कोई विशेष खास बात भी नहीं है, कोई ऐसा उल्लेखनीय तथ्य भी नहीं है जिसे जानकर लोग उसे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और अभी समय भी नहीं है, इसका कवि है वो क्या तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो अभी समय भी नहीं है, कवि का आशय यही है कि अभी उसके द्वारा आत्मकथा लिखे जाने का उचित समय नहीं है। उसकी ऐसी कोई भी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है कि जिससे प्रकाशित करने की वह आत्मकथा लिखे। इसके अतिरिक्त कवि का ये आशय भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आत्मकथा लिखकर वह अपने मन की व्यथाओं को फिर से कुदेरना और दुखी होना नहीं चाहता। और थकी सोई मेरी मौन व्यथा से ये का आशय है कि सारे जीवन व्यथाएं झेलते झेलते बीता है जो कवि का जीवन, वह है जैसे तैसे अपनी व्यथाओं को बुलाकर मन को शांत कर पाया। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी व्यथाएं उसे व्यथित करते करते थक कर मानो सो गई है। कवि उसको जगाकर फिर दुखी नहीं होना चाहता। ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। और जो भाषा है वह संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। ठीक। और तो इसमें क्या खास है, शैली आत्मकथात्मक है ही, और थकी सोई मौन व्यथा है, ऐसे में मानवीकरण अलंकार है। और देखो बच्चों यहाँ पर जो कवि का है वह विनम्रता वंश से अपने आप को छोटा मान रहा है, ऐसी उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। इस प्रकार ये हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छांट लिए हैं इसमें से और बना लिए हैं, तो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन और बना सकते हो। तो चलो अब देख लेते हैं बने बनाए क्वेश्चन। तो कवि है वो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमने कर ही लिए हैं, लेकिन आप कहोगे कि मैडम ने तो हमें ये क्वेश्चन ही नहीं करवाए, पिछले और ही क्वेश्चन करवा दिए, ये तो जब हमारी बुक हमें इनका तो आंसर बताया ही नहीं। तो चलो आपकी आत्म संतुष्टि के लिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं, बता देती हूँ कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो ये देखो मैंने आराम से आपको 2-3 बार बता दिया है, और फिर भी चाहो तो बता दूँ कि आत्मकथा लिखने वाले स्वयं को व्यंग्य और उपहास का पात्र बना लेते हैं, तो वो नहीं बनना चाहता है कवि। मन की दुर्बलताएं हैं, भूलें हैं, जीवन के रीतेपन का उल्लेख है उसमें करना होता है, तो वो भी नहीं बताना चाहता है। और जो उसकी जो उन लोगों के नाम भी नहीं बताना चाहता है कि कवि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनका प्रयोग किया और उससे छला, तो ये भी कवि है वह सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें ये उनके मित्र भी हो सकते हैं। तो सजनता वंश वह नहीं चाहता है कि मित्रों को लज्जित करे, और जो अपने प्रेम प्रसंग की बातें हैं वो भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। कवि के लिए जो ये सुख के क्षण हैं उनकी जीवन यात्रा के पाथ्य के समान वो मानते हैं, तो उसकी गोपनीयता भंग वो नहीं करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उसकी वेदनाएं फिर से हरी हो जाएं और जो शांत मन है फिर से व्यथित हो जाए। तो चलो बच्चों दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, तो ये अभी भी हमने देखा ही है।
तो यही कहना चाह रहे हैं कवि कि अब उचित समय नहीं है, क्योंकि उसकी जो व्यथाएं हैं वो अब जैसे तैसे अपनी व्यथाओं को उन्होंने बुलाया है और आत्मकथा लिखकर वह अपनी सोई हुई व्यथाओं को जगाना नहीं चाहता। उसका ये भी मानना है कि अभी उसने ऐसी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है जिसकी वह आत्मकथा में प्रकाशित करके लोगों को प्रशंसा का पात्र बने लोगों के सामने। और 3 नंबर का देख लो, समृद्धि को पाथ्य बनाने में कवि का क्या आसी है, तो ये भी आ गया था क्वेश्चन। यात्री जो अपने साथ मार्ग के लिए जो भोजन लेकर चलता ना, वो सामग्री लेकर चलता, उसे पाथ्य कहते हैं। और इसके सहारे यात्रा सुगम हो जाती है। कवि ने अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने जीवन यात्रा का पाथ्य बताया है। इन्हीं के सहारे वह जीवन बिताने में समर्थ हो सका। कवि के जो कठिन दुख संघर्षपूर्ण जीवन के बीच में मधुर क्षण की यादें हैं ही उसका सहारा है। और अब देखो इसके जो पंक्तियां हैं उनके भावार्थ थे इसमें पूछा है, तो ये हमने बता दिया अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन किए तब भी बता दिया और कविता पढ़ी तब भी बता दिया। तो आप इस वीडियो को बैक करके देख के दोबारा देख सकते हो। और 5 नंबर का, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो इस कवि आज से पूछ रहे हैं, कवि का क्या आशय ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि वह अपनी प्रिय के साथ बिताए गए आनंदपूर्ण क्षणों का जो आत्मकथा में वर्णन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका ये प्रेम कहानी है वह अधूरी रह गई थी। उसने जिस प्रेम में परिपूर्ण दाम्पत्य जीवन का सपना देखा था वह कभी पूरा नहीं हो सका। उसका सुख है बोलवंश उसकी बाहों में आते आते दूर चला जाता है और आत्मकथा में इन प्रसंगों का वर्णन उसकी वियोग व्यथा को फिर से जगा देगा। इसलिए जो कह रहा है अपने आप को असमर्थ पा रहा है आत्मकथा लिखने के लिए और उन उज्ज्वल गाथाओं को गाने के लिए। अब आगे देखो, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषता हमने हर वो पंक्तियों में देख ही ली कि भाषा सरल भाषा का प्रयोग हुआ, तत्सम शब्द प्रधान भाषा है, खड़ी बोली और सांकेतिक और प्रतीकात्मक यानी संकेतों का प्रयोग करते हुए और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कई अपनी भावना को व्यक्त करता है ना। जैसे मधु पे मुरझाई पत्तियाँ हैं, गागर रेती, चांदनी रातें, सीवन, जो कंथा है, ये प्रतीक के रूप में या संकेतों के रूप में शब्दों का यूज करके यहाँ पर कवि अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उस शैली का प्रयोग हुआ है। तो आगे देखो कौन क्वेश्चन है 7 नंबर का, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो किस रूप में अभिव्यक्त किया है, कवि ने अपने जो सुखमय सपने की कथा बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त की है, यानी मर्म को छू लेने वाले। उसने अपनी प्रिया के साथ जीवन भर प्रेम रस से परिपूर्ण समय बिताने का सपना देखा था, किंतु उसका ये सपना जो स्वप्न है, सुख का स्वप्न, वह अधूरा ही रह गया। वह अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर जो प्रेमालाप और हास परिहास का सुख गिनती के दिनों तक ही पा सका था। उसका सुख जैसे कि बाहों में आते आते ही विलीन हो गया और उसे अपनी प्रिया के चिर वियोग की जो मर्म बेदी व्यथा झेलनी पड़ी। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं और जो आगे शब्दार्थ हैं ये अपनी बुक से पढ़ लेना। जैसे मधुप का अर्थ है मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा, गागर रीति, ऐसा मन जिसमें कोई भाव न हो, खाली गड्ढे के समान, प्रवंचना, धोखे, मुस्कुरा कर, अरुण कोपल, लाल गाल, अनुरागिनी उषा, प्रेम भरी भोर और समृति पाथे, समृति रूपी संबल, पंथा रास्ता राह, कंथा अंतरमन गुदड़ी। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लिए थे उस कविता में से निकाल कर खुद ने, और ये भी कर लिए, तो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ। तो बच्चों मेरा जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो नया वीडियो है वो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।